the competition. For that, we have already discussed pricing, predatory pricing policies and non-predatory pricing policies. And today we'll be discussing the second aspect, that is mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions. So one of the objective of M&As is to eliminate the competition, but apart from that, there are certain other objectives also which are associated with M&As of why do firms generally merge or acquire the other competitive firm. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अगर हम बात करें तो हमारा वर्टिकल मर्जर्स एंड वर्टिकल एक्विजिशंस भी होते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमिनेटिंग द कंपटीशन, सो व्हाटएवर आवर डिस्कशन विल बी दैट विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर्स, जहां पे हम अपने कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए किसी फर्म के साथ मर्ज करते हैं. Apart from reducing the competition, other objectives, first objective is synergies. ये पीपीटी में पूरा प्रॉपरली वर्ड्स में लिखा है, पीपीटी भी हम लोग कल एक बार देख लेंगे. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिनर्जी. सिनर्जीज मतलब जो भी हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जब दो फर्म्स मर्ज करती हैं या एक बड़ी फर्म छोटी फर्म को एक्वायर करती है, तो वहाँ से जो हमारे प्रॉफिट या बेनिफिट डिराइव होते हैं. सो सिनर्जीज कैन बी फॉर एग्जाम्पल दैट देयर इज दिस ए फर्म एंड दिस ए फर्म हैज गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सच दैट कि इन्होंने रिटेल स्टोर्स के साथ बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप किए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनको इजी अवेलेबिलिटी इन द मार्केट मिल जाती है. एंड सपोज दैट देयर इज दिस बी फर्म हु इज वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर ये ए और बी फर्म मर्ज करेंगे तो ये एक तरीके से मार्केट के अंदर अपना शेयर इंक्रीज कर पाएंगे and they can eventually benefit together if they are working together. One is having efficiency in terms of distribution channel and the other is having efficiency in terms of productivity. Second reason that the firms merge is in order to obtain a greater size in the market. When we say greater size, it means that they want to increase their bargaining power. They want to increase their bargaining power. अगर कोई दो लार्ज फर्म्स मर्ज करती हैं, सो सपोज कि उन्होंने उनके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं किसी और इंडस्ट्री किसी और फर्म के साथ, से कोई दो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी वजह से एक रिटेल स्टोर का बहुत अच्छा मार्केट होता है और वो अच्छे से फंक्शन कर पाता है, और उसके लिए उनके बीच में जो भी बार्गेनिंग पावर है कुछ एग्जिस्ट करती है कि हमारे बेनिफिट्स या प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होएगा. तो जब हमारी ये दोनों फर्म्स से ए फर्म एंड बी फर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इस सी फर्म के साथ कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ कीजिए, अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फिर ये सी रिटेल स्टोर है इसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी. बट अगर ये दोनों इकट्ठे होके मर्ज करके सी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो नेचुरली इस ए और बी की टुगेदर देयर बार्गेनिंग पावर विल बी हायर एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स विल बी इन फेवर of this A plus B firm, which is a merged firm, because now C is actually dependent for its profit on both these firms. पहले तो C के पास ऑप्शन था कि ठीक है अगर A मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं पूरा का पूरा B को शेल्फ दे दूंगा अगर उनका सपोज शेल्फ पे जब हमारे प्रोडक्ट्स प्लेस होते हैं. सो जो बार्गेनिंग पावर है दिस एक्चुअली इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ of the products also in a way that the merged firm has a greater size in the market and in turn their bargaining power also increases. Third objective of mergers is in terms of the entering into a new market. To enter a new market, इसमें हमने स्टडी किया था, एक केस स्टडी लिया था that Zomato acquired Uber Eats. उसके अंदर आपको याद होगा एक पॉइंट था कि Uber Eats बहुत अच्छे से पेनिट्रेटेड है माइक्रो मार्केट्स के अंदर, स्मॉल मार्केट्स के अंदर, स्पेशली इन द केस ऑफ बैंगलोर. सो उस मार्केट में जहाँ पे Uber Eats का अभी अच्छा खासा शेयर है एज कम्पेयर टू Zomato, एज कम्पेयर टू स्विगी, तो जब Zomato ने Uber Eats को एक्वायर कर लिया तो एक तरीके से उनको पूरा का पूरा यूजर बेस जो Uber Eats का है वो Zomato को मिल गया और उनके लिए एक न्यू मार्केट ओपन हो गई, न्यू कस्टमर बेस ओपन हो गया, जो कि दूसरी लार्ज फर्म के लिए दैट इज स्विगी के लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा.
Fourth objective of merger and acquisition is associated with financial reasons. Financial reasons is when two firms merge with each other in a way they actually lead to the diversification to diversify their investment portfolios. And as we can see yesterday, Devansh shared various injections and investment that is happening in the Reliance. So it is actually diversification of the investment into that company. And whenever two firms merge, they want to diversify their investment portfolio so that the risk associated reduces. And the last reason is associated with the to change the mode of competition in the industry. To change the mode of competition in the industry. ये अभी मैं आपको थियोरेटिकल टर्म्स में बता देती हूँ. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ मर्जर्स, वो सारा का सारा फिफ्थ पॉइंट के ऊपर बेस्ड है. सो मोड ऑफ कंपटीशन मतलब कि अगर कोई दो लार्ज फर्म्स के मर्जर से पहले सपोज परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता था एंड हमारी दो लार्ज फर्म्स है, से एक के पास 20% शेयर था और एक के पास सपोज 25% शेयर था एंड देयर वर फ्यू अदर फर्म्स. अगर अब इन लोगों ने इन दो फर्म्स ने मर्ज कर लिया, मर्ज करना मतलब उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा मार्केट के अंदर. कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होएगा तो मार्केट पावर इंक्रीज होएगा, मार्केट पावर इंक्रीज होता है तो प्राइस इंक्रीज होता है एंड प्राइस इंक्रीज एक्चुअली मीन्स दैट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है. So we are moving whenever, if of course the final impact in terms of the mergers and in terms of on the market depends upon various dynamic situations की cost efficiency कितनी increase कर रही है या suppose portfolio में उनका risk कितना reduce कर रहा है. तो dynamic numbers के ऊपर ही हमारी चीजें depend करती हैं. बट हम general case में बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी merger होता है वहाँ पे number of firms reduce हो जाती है. अगर अभी n firms operate कर रही हैं तो merger अगर दो firms का merge हुआ है तो मर्जर के बाद n-1 फर्म ऑपरेट करेगी उस मार्केट के अंदर. तो नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस अगर होती है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन की वजह से मार्केट पावर एंड इन टर्न दिस changes the mode of competition in the industry. We can relate it to the telecom sector also. So these are the 5 objectives. You can note it down. Let me know when you are done. If something is not clear, please ask. Then we'll start with the implications of mergers. And we will talk about each aspect in terms of increase in price, decrease in cost, why it happens, what is the impact on consumer welfare. We'll talk about all that. In this chapter, Yuvraj, whatever we are discussing, that is from the perspective of horizontal mergers. In the next unit, that is unit 4, our first chapter is on vertical interaction. So there we'll be talking about vertical mergers, but इस chapter में हम जो भी discuss कर रहे हैं वो horizontal के perspective से discuss कर रहे हैं, because in a way we want to drive. This chapter is all about driving out the competition from the market. So mergers in one sense gives a stronger power to the two merged firms as compared to other firms, other individual firms. Let me know when you are done. FONR. All right. So next up we are discussing now, and please maintain notes for this. It will be helpful for revision. Otherwise, readings may it's all written in theoretical format. Next, we are starting with implications of merger. So we are saying that suppose before merger,
say there are n firms, and these n firms, since we are talking about horizontal merger, we are talking about an industry wherein there is a common marginal cost exists and a common same fixed cost exists. So we say that marginal cost of each firm is equal to C and the fixed cost of each firm is equal to F. Now we are saying that after merger in the industry, there exists n minus 1 firms, and the marginal cost is also equal to C and fixed cost is equal to F. This we are saying that we are assuming here that there is no cost efficiency derived by the merged firm. We will relax this assumption and we will see in the next part the impact on the cost efficiency. Right now, we just want to see the aspect and the impact of merger on the prices and the output, keeping everything else constant. So we are saying that even after merger, marginal cost is still equal to C and the fixed cost of all the firms is equal to capital F. Now, if this is a Cournot model case, which generally happens in the case of oligopoly, so बर्ट्रा मॉडल हमने डिस्कस किया था. बर्ट्रा मॉडल में हमने बोला था जहां पे प्राइस कंपटीशन होता है, हमने बिडिंग के टाइम पे डिस्कस किया था. पर Cournot मॉडल होता है जहां पे फर्म्स कॉम्पीट करती हैं ऑन आउटपुट. फर्म्स आर कॉम्पीटिंग ऑन आउटपुट, मतलब वो ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी कॉम्पीटिंग फर्म्स है वो अपना आउटपुट नहीं चेंज करेगी और उसके बेसिस पे वो अपना आउटपुट डिसाइड करते हैं. सो इस तरह का कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है. In this oligopoly market, there is Cournot model. Now we say that when there is merger, after merger, as the number of firms has reduced, the number of firms, there is a reduction in the number of firms, and with this reduction, the output or the quantity in this industry has reduced. So we can say we will explain this. अभी बस एक लाइन लिख रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी इस रिलेशनशिप को. So we say that Cournot equilibrium is strictly decreasing with respect to number of firms. ये हमने इसी इक्वेशन के बेसिस पे लिखा है कि जब भी हमारी नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस करती हैं तो हमारा Cournot इक्विलिब्रियम मतलब द आउटपुट जो Cournot मॉडल के हिसाब से इक्विलिब्रियम हम लोग डिटरमिन करते हैं, वो आउटपुट भी रिड्यूस करता है. So this is what this statement is saying. It is based on the above equation. Now, why do we say that Cournot equilibrium is strictly decreasing with respect to number of firms? Initially, जब हमारी n firms थी, फिर हमारा merger हुआ और merger के बाद इंडस्ट्री में n-1 firms रह गई, which means number of firms reduce हो गई. With the reduction in the number of firms, as we have studied SCP, the market power increases. With the increase in the market power, the price increases, and with the increase in the price, we know that output reduces. Whenever we move away from the competitive market, there is an increase in the price level and there is a reduction in the output level. So let us name कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो हमने ये derive किया है regarding the output and the risk level, this is the implication of merger in terms of prices and output. Let us say that this is implication number 1. So we are concluding that because of this merger, market price increases due to merger. And we are also saying that if प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस की थी ये चीज भी, जहाँ पे प्रोडक्ट होमोजेनिटी होती है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. तो जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, उस केस में कंज्यूमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि वो इमीडिएटली अपने सब्स्टिट्यूट को सर्च कर पाए और उस पर स्विच. तो
तो अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट है, जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि हम हॉरिजॉन्टल मर्जर्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे, वहां पे इंक्रीज इन प्राइस की वजह से कंज्यूमर वेलफेयर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास एकदम होमोजेनियस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं, सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. सो वी से दैट इफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is not very important. Guys, 1 second. Hello? Yes. Sorry guys, actually I'm expecting few answer sheets from South Campus. तो unknown number से phone था, I thought उनका ना आ गया. Anyways, so if the product differentiation is not very important in that industry, then with the increase in price, there will be decrease in the consumer welfare. There will be decrease in the consumer welfare. So this is the first implication that we have discussed, wherein we are saying that even after merger, the cost remains same. And if this happens, then the Cournot equilibrium is a strictly decreasing function with respect to the number of firms. Whenever there is decline in the number of firms, there is increase in market concentration, which leads to an increase in market power, which leads to an increase in the prices, and thus there is a reduction in the output. So our first conclusion is that market power increases due to merger, and if the products are homogeneous, that is product differentiation is not that important, then the consumer welfare will reduce. Let me know when you are done with this. If there is any doubt, please ask. Next, we will talk about the cost aspect also. Okay, Bhavya. All right. So next, now suppose that there is a market wherein this N is very large. मतलब एक तो हमारी मार्केट होती है जहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो 2000 है. अभी समझ लो, मैं लिख दूंगी इसको, पहले प्लीज समझ लो. एक तो मार्केट है हमारी, से दिस इज मार्केट 1 जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स 2000 है, और सपोज देयर इज मार्केट 2 जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स 5 है. सो इन दिस केस अगर हमारा मर्जर हो भी जाता है किन्हीं दो फर्म्स का, तो इस केस में जो हमारा 2000 लिया हमने यहाँ पे, सो इट विल बी 1. सो यहाँ पे अगर हमारा मर्जर हो भी जाता है, देन इन दिस केस द n-1 स्टिल रिमेन्स वेरी लार्ज. वेयर एज अगर हमारा मर्जर सेकेंड मार्केट में होता है, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट होएगा मर्जर का सेकेंड मार्केट में, वो बहुत ज्यादा होएगा एज कंपेयर्ड टू द मर्जर इन दिस फर्स्ट मार्केट. Because in the first market, this n-1 is approximately equal to the n. तो इनके प्रॉफिट में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, दे स्टिल हैव 1998 कॉम्पिटिटर्स. तो इनके पास इतनी ज्यादा मार्केट पावर नहीं आएगी कि ये प्राइसेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाए.
if we compare it with a scenario wherein the number of firms is only 5 and if there is a merger and number of firms reduces to 4, तो यहाँ पे जो competitors है वो सिर्फ 3 competitors रह जाएंगे and assuming कि इनका cost भी बहुत अच्छे से reduce हो रहा है, तो फिर second market में जो merged firm है उनके पास ज़्यादा market power आ जाएगी, वो अपने prices को ज़्यादा impact कर पाएंगे. Is this concept clear? इसी चीज को अभी थोड़ा इक्वेशन और फॉर्मल तरीके से लिखेंगे. इज दिस क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट? ओके, आई एम रबिंग इट. So we are saying that if suppose this n is very large number, say it is 2000, and अगर उसके बाद merger हुआ है, then n minus 1 is we wrote. Then in this case we say that this n is approximately equal to n minus 1. इसका मतलब जो ये अपना प्रॉफिट डिटरमिन कर रहे हैं मर्जर के बाद, जो ये प्रॉफिट डिटरमिन कर रहे हैं, मर्जर से पहले इनका प्रॉफिट था 2 पाई एन, मतलब एक फर्म का प्रॉफिट था पाई एन, दूसरी फर्म का प्रॉफिट भी पाई एन था. तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है, हमारा प्रायर टू मर्जर आवर प्रॉफिट वाज 2 times द प्रॉफिट ऑफ ईच फर्म दैट दे वर हैविंग. So we say that this 2 times profit is now approximately equal to pi n minus 1. So this is the combined profit before merger. This is the combined profit before merger. And this is the profit of merged firm. But when n is a very large number in the market, तो फिर हमारे इस प्रॉफिट लेवल में जो मर्जर से पहले था और पोस्ट मर्जर जो प्रॉफिट है उनमें हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. So we say, we can conclude that if pi n is approximately equal to pi n minus 1, then post-merger profits are little more than half of pre-merger profits. Little more than half of pre-merger profits. पर अभी यहाँ पे तो हमने सिर्फ प्राइस की बात की है. हमने तो अभी तक ये अज्यूम किया हुआ है कि जो हमारा कॉस्ट है वो MC इज इक्वल टू C पे ही रहेगा. बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मर्जर्स में डिस्कस किया था कि हमारी सिनर्जीज एसोसिएटेड होती है जिसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है मर्ज्ड फर्म की. सो वी कैन से दैट बट दिस अबव कंक्लूजन कौन सा, कि जो हमारा पोस्ट मर्जर प्रॉफिट है वो उसके हाफ से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा. दिस कंक्लूजन इज ट्रू ओनली अंडर द assumption that even post merger MC is equal to C and fixed cost is equal to F. But in reality, these costs actually reduce. So we can say the second implication of merger is thus due to merger there are synergies which are attained by these merged firms, as a result of which there is cost efficiency, which means that there is reduction in the production cost also. So this is the second implication of the merger. We can name it as second, and because of this implication, the combined value of merger increases. The combined value of merger increases.
You can note this down, then we will combine first implication and second implication and we'll derive the conclusion. Let me know when you are done. Yuvraj, this is for an industry wherein we are saying that there is large number of firms. जहाँ पे हमारी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वहां पे भी अगर हमारा कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता है तो उनके प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आता है. पर चाहे ये परफेक्ट कंपटीशन हो, वहां पे भी अगर कॉस्ट में रिडक्शन आ जाता है तो डिपेंड करता है कि कॉस्ट में कितना रिडक्शन आया है. इसी से एसोसिएटेड जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें 3 डायग्राम्स हैं. वो डायग्राम्स आपकी बुक्स में नहीं है, वो समझाने के लिए ही है कि जो इनका इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है कि हमारी कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो रही है. परफेक्ट कंपटीशन में भी अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है तो उस केस में भी वो परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपोली की तरफ मूव हो जाएगा. और अगर ये ओलिगोपोली वाली सिचुएशन है, वहां पे अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है तो फिर वो मोनोपोली की तरफ मूव हो जाएगा. पर अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होती है मर्जर के बाद भी, तो चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे वो ओलिगोपोली हो, किसी भी तरह का मेजर इंपैक्ट उनके प्रॉफिट पे नहीं देखा जाएगा. इज इट क्लियर युवराज? Okay. So from this first implication wherein we discussed that with the merger price increases and output reduces, and with the merger cost reduces. So we can conclude from this first and second, we can conclude from first and second that mergers have two main effects. Mergers have two main effects. First is increase in the prices, because of which output reduces, and the second is reduction in costs. Now, because of these two effects, depending upon the degree of these two effects, there can be a change in the mode of competition in the industry. Mode of competition in the industry may change depending upon कि हमारा cost reduction और increase in price कितना हो रहा है. Now we will discuss why the combined output normally reduces, why the combined output normally reduces after merger. It depends upon various factors. So next is why the combined output, that is after merger, it normally reduces. Theoretically हमने डिस्कस कर लिया है, बट लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट द डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन. क्योंकि जब भी हम बोलते हैं हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, तो हमारा कुछ अमाउंट तो लॉस होगा और कुछ गेन होगा. तो कोई भी फर्म ये डिसाइड करेगी कि उनको आउटपुट रिड्यूस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन देयर गेन्स एंड लॉस. Now I am drawing not 3, just 2 diagrams, and if you want you can draw them. These diagrams are not required from the exams perspective. जिनको लगता है उनको याद रह जाएगा, that's only up to you. Books के अंदर equations लिखी हैं, diagrams नहीं है. So it depends upon what you want to do. So let us talk about first case, case 1, wherein this is a scenario before merger. So we are discussing अगर merger से पहले कोई एक फर्म है, से फर्म 1 है, और वो अपने आउटपुट को रिड्यूस करती है एंड प्राइस को इंक्रीज करती है, तो उसको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट डिराइव होगा और उसको कितना लॉस होगा. अब हमें ये पता है कि कूर्नो मॉडल में, ओलिगोपोली में, जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे भी किसी जहाँ पे आउटपुट के ऊपर कंपटीशन होता है, या अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की भी बात करें तो वहां पे भी किसी फर्म के पास पावर नहीं होती है कि वो अपने आउटपुट
आउटपुट को रिड्यूस करे, क्योंकि अगर वो रिड्यूस करेगी, ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो अपना प्राइस को इंक्रीज करेगी तो उसके पास एक्चुअली कोई भी कस्टमर आएगा नहीं, उनके पास दूसरे फर्म्स की अवेलेबिलिटी है, वो उनसे अपने गुड्स को परचेज कर सकते हैं. Now we will see that actually when single firm tries to increase this price level, their gain is equal to loss, and in turn they become indifferent to reduce, they become indifferent to increase the price level. They are actually indifferent. तो ये अभी हम diagrammatically देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है. So let us draw this diagram. So this is the demand function say, and this is say the associated cost. अब assume करते हैं कि हमारा जो equilibrium output है, this is price, this is quantity, हमारा जो equilibrium output है, say वो हमारा इस point पे exist करता है, and this is Q1 and this is P1. Now suppose this firm decides to increase its price level. With the increase in the price level, there is a reduction in the quantity. So suppose that reduction in quantity and that point is say this. So this is E2, this is E1, and the increased price level is P2, reduced quantity is Q2. All right, now guys, please quickly tell me what is the gain, extra gain, जो उन्होंने ये अपना increase in price किया है, इसमें उनको gain कितना हो रहा है. मैं एक बार सारी चीजों को list कर देती हूँ. So this is P1, P2, E2, say this is A, say this is B, C यहाँ पे already है, say this is D. So what is the gain that this firm is having by increasing the price level? Extra profit ये कितना generate कर रहे हैं price को increase करके? What is that gain? अरे nobody. गाइस प्लीज कोई तो बताओ कितना गेन होएगा. प्राइस इंक्रीज हुआ है. Nobody wants to tell what has happened. पहले अगर ये लोग P1 पे सेल कर रहे थे और Q1 आउटपुट सेल कर रहे थे, अब इन्होंने अपना प्राइस P2 पे इंक्रीज कर दिया है और इनका क्वांटिटी Q2 पे रिड्यूस हो गया है. Thank you, Sachin. So their extra profit that they are deriving is this region that is listed by P1, P2, E2, A. इसको आपके बुक्स के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी फर्म बिफोर मर्जर अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो उनको जो गेन होता है, दैट गेन इज इक्वल टू QIP, जहाँ पे उन्होंने ये एज्यूम किया है कि ये Q2 उनका QI है और ये जो P2 है ये इनका P है, जो इनका न्यू प्राइस लेवल पे. सो व्हाट दे आर सेइंग इज जो इनको न्यू प्राइस लेवल पे इनको रेवेन्यू कितना हो रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने QIP लिखा हुआ है. किसी भी तरह का डायग्राम ड्रॉ नहीं है, वैसे ये समझ नहीं आता. सो दे हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द रेवेन्यू, दैट इज कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जिसको उन्होंने ये टोटल, अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो इसको इन्होंने टोटल रेवेन्यू ले लिया है 0, P2, E2 एंड Q2. पर जो एक्स्ट्रा गेन है वो एक्स्ट्रा गेन हमारा P1, P2, E2, A से ही आता है. इनको अब ये कंपेयर करना है अपने लॉस के साथ कि इनको लॉस कितना हो रहा है. कैन समबडी प्लीज टेल व्हाट इज द लॉस in terms of when they have increased their price level? What is the loss? The loss is this rectangle A E1 B D, A E1 B D. This is the loss that they are having, A E1 B D.
इसको आपकी बुक्स में लिखा हुआ है दैट दिस लॉस इज जस्ट P माइनस MC। जो वो ओरिजिनल क्वांटिटी पे अपना सेल कर रहे थे, उनको जितना लॉस हुआ है, yes, due to reduction in quantity. So in your readings, it has just written like P minus MC, but it should be clear to us that they are referring it to this rectangle. I'm again saying such diagrams are not required to be drawn. It is not there in your readings also, but आपको आंसर लिखने में हेल्प करेंगे, रिटेनिंग के लिए हेल्प करेंगे. So now as we can see that before merger, अगर कोई भी फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश करती है तो उनका रिडक्शन इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो उनका लॉस ग्रेटर देन गेन हो जाएगा और वो अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगी, या फिर ये जो गेन है, दिस गेन विल बी इक्वल टू दिस लॉस, दैट इज P1 P2, दैट इज दिस P1 P2 E2A will be equal to the rectangle A E1 BD. And thus before merger there is no incentive for any firm to reduce their output. हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि why the combined output normally reduces. तो हमने केस 1 तो देख लिया जहां पे हमें किसी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है. Now we need to see case 2. This case 2 is associated कि मर्जर के बाद अगर हम लोगों का आउटपुट रिड्यूस होता है तो हमारा जनरली गेन ज्यादा, प्राइस इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आउटपुट रिड्यूस होता है, तो हमारा जनरली गेन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉस. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग केस 2, दैट इज आफ्टर मर्जर. So again we'll draw the diagram. Quantity, price level, and this is the demand, and say we are producing initially at this point. So this is say E1, this is QI equal to QJ. We are saying that suppose there are two firms जिनका merger हो रहा है, firm I and firm J, and अगर इनका जो क्वांटिटी इंडिविजुअली ये प्रोड्यूस करती हैं दैट इज QI एंड QJ. अगर हम कुर्नो मॉडल की बात करते हैं या हम ऐसी एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं जहां पे हमारा किसी के पास भी मार्केट पावर नहीं है, तो प्रायर टू मर्जर सब लोग एक ही जैसी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो सबके लिए सेम होएगी. सो दिस इज प्रायर टू मर्जर wherein everybody is producing the same level of output, that is QI equal to QJ, and after merger they will produce a combined quantity which will be denoted by QIJ, that is the combined quantity produced by firm I and firm J. तो इस पॉइंट पे, ये इवन पॉइंट पे जब मर्जर नहीं हुआ है, the price level P1. Now suppose that after merger this firm I and firm J, they gained the market power, because of which they increased the price level, and say this increase in price level is from P1 to P2, and this is E2, and this is the reduction in quantity QIJ. And suppose our cost was at this point C. एक minute. The cost was at this point C. So after merger the gain will be equal to and loss will be equal to, so this is what, A, B, C. So in this case we can see that the gain is P1 P2 E2A and the loss is A, B, E1, C. ये हमारा एक नॉर्मल सिनेरियो हमने एज्यूम किया है जहां पे हमने सिर्फ अभी तक फर्स्ट केस के बारे में ही डिस्कस किया है. फर्स्ट केस के बारे में मतलब जहां पे हमने सिर्फ इंक्रीज इन प्राइस को ही कंसीडर किया है. बट हमें पता है कि हम लोगों का जब भी फर्म मर्ज करती है तो हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से मार्जिनल कॉस्ट भी रिड्यूस कर जाता है. Now suppose the reduction in the marginal cost is represented by this blue line, that is C dash. तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि अगर इन्होंने अपना फर्म का अपना आउटपुट अगर रिड्यूस भी किया
और प्राइस इंक्रीज किया, तो जो इनको टोटल बेनिफिट है वो एक तो इस एरिया से मिलेगा, well as say this is rectangle A and this is B, whereas जो इनका लॉस है वो सिर्फ ये सी लॉस है, क्योंकि कॉस्ट तो पहले रिड्यूस नहीं हो रहा था ना, कॉस्ट तो हमारा इस ग्रीन लाइन पे था, सी पे था, जब तक मर्जर नहीं हुआ था. सो वी कैन से दैट गेन इज P1 P2 EA plus C dash C B and say this is D, which means that gain from the increase in price is generally greater than the loss with the increase in the prices, and that is why we conclude that it is normal that output reduces after merger. क्योंकि जो इंसेंटिव्स फर्म्स के पास पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे मर्जर से पहले, वो मर्जर के बाद वो इंसेंटिव्स एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल एंड द डिक्लाइन इन कॉस्ट. नाउ इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन कि हमारा प्राइस कितने प्रपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है और हमारा कॉस्ट कितने प्रपोर्शन से डिक्लाइन कर रहा है. उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा गेन है ये कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू द लॉसेस. सो व्हेनेवर इस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में भी हमको पब्लिक पॉलिसी डिस्कस करनी है, वहां पे भी हम इस चीज को दोबारा से कंसीडर करेंगे कि जब भी गवर्नमेंट देखती है सोशल वेलफेयर में, जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर वेलफेयर दोनों आते हैं, अगर हमारा ये जो गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस है ये बहुत ज्यादा है, तो अगर गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी के थ्रू इस गेन को कम करने की कोशिश की जाए, तो क्या हमारा सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? उस केस में हम डायनामिक इफेक्ट्स को ही कंसीडर करते हैं. सो इन दिस केस वी आर कंक्लूडिंग दैट आफ्टर मर्जर, since the firms have greater incentives in terms of increase in the price level and reduction in the output, therefore it is generally observed that after merger output level reduces. And Cournot model, according to Cournot model, it says that Cournot model equilibrium is a decreasing, strictly decreasing function with respect to the number of firms. So हमारा टॉपिक क्या था? हम ये बोल रहे थे कि मर्जर हमारा इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि मोड ऑफ कंपटीशन चेंज हो पाए, ताकि हम कंपटीशन को मार्केट से निकाल पाए या अपना कंपटीशन को रिड्यूस कर पाए. तो जब भी दो फर्म्स मर्ज करती हैं, उनके पास मार्केट पावर ज्यादा होती है, उनका प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है उनको लगता है कि हम इनसे मैचअप नहीं कर पाएंगे. Guys, you can draw these two diagrams if you are willing to. Then we'll just discuss third case, the impact of this merger on the non-merging firms. And then we'll wrap it up for today. Let me know when you are done with these two diagrams. Okay. All right. So what I'm doing is that I'm rubbing the first diagram. मैं यहीं पे explain करूँगी. Or do you want the PDF of this? Can I rub this first diagram? क्योंकि मैं थर्ड केस में या आई एम रबिंग थर्ड केस में आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी डायग्राम, क्योंकि इन एनी केस बुक्स में भी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड है और उसमें इतना कुछ है नहीं समझने का. सो फॉर केस 3, in case 3 we are observing the impact on non-merging firms. अब देखो ये जो non-merging firms हैं, ये ऐसी firms हैं जो कि मर्जर से पहले इन फर्म्स को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता था. अगर ये अपना प्राइस इंक्रीज करती थी, दे आर इनडिफरेंट प्रायर टू मर्जर. पर मर्जर के बाद इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ है कि प्राइस इंक्रीज हो गया है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया है फ्रॉम P1 टू P2.
So when this price level has increased, it will be beneficial for the non-merging firms to increase their quantity, to increase their production level in the economy. ठीक है, इनको किसी भी तरह का कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, मर्ज्ड फर्म्स को ही मिलेगा, बट ये एटलीस्ट अपने प्राइस का जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिराइव करने के लिए, वी नो दैट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो विद द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी आल्सो, एंड वी आल्सो नो दैट व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी देयर इज अ reduction in the cost, that is there exists economies of scale. क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस्ट रिड्यूस होता है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है. तो नॉन मर्जिंग फर्म्स को भी बेनिफिट है अगर फर्म्स मर्ज करती हैं. तो एक तरीके से नॉन मर्जिंग फर्म्स आर एक्चुअली फ्री राइडर्स. Non-merging firm are actually termed to be the free riders of this merged firm, of this merged activity that has happened in the economy. So they are free riding on this output reduction and the price increase, which is actually initiated by the merging firms. ये PPT में सारी theory लिखी हुई है in case if you don't want to note down. So I'm saying that non-merging firms can be the main beneficiaries from this merger, because without having to incur any type of cost, they have actually reduced, they have seen a reduction in the number of competitors by 1. पहले जहाँ पे 10 फर्म्स थी, अब एक फर्म ने मर्ज कर लिया तो उनका एक कॉम्पिटिटर रिड्यूस हो गया. एंड सेकंड बेनिफिट दैट दे आर फ्री राइडिंग ऑन द आउटपुट रिडक्शन एंड द इंक्रीज इन प्राइस विच इज इनिशिएटेड बाय द मर्जिंग फर्म्स. बट जनरली हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारी जो नॉन मर्जिंग फर्म्स है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि अगर अगेन डिपेंड करता है हमारा कंक्लूजन, अगर मर्ज्ड फर्म बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जिसका मतलब आप डायग्राम में देख सकोगे, जिसका मतलब अगर वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो उनका कॉस्ट और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है. सो इफ their marginal cost becomes substantially lower than before the merger. So before the merger is depicted by this green, and after the merger is depicted by this purple line. So we are saying if the marginal cost is substantially lower than before the merger, then it may happen that the non-merging firms see their profits reduce in the medium run, and in the long run they can actually take an exit from the market. So we can say that the value of non-merging firms may decrease or increase as a result of the merger, but it depends upon the cost effectiveness. कि हमारा merged entity जो हुई है उसका final impact cost के ऊपर क्या आ रहा है, ये उसके ऊपर depend करता है कि non-merging firms के ऊपर कितना impact आएगा. Guys, is it clear? Is it clear? I have not written anything from the aspect of case 3, just these things. Just these things. So tomorrow, we are not doing anything forward. Tomorrow we'll be discussing about merger waves. जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी में या किसी भी एक इंडस्ट्री में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे मर्जर वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं. एक्सोजेनस रीजंस भी हो सकते हैं और एंडोजेनस रीजंस भी हो सकते हैं कि उस इंडस्ट्री में 2-4 फर्म्स का एक साथ ही मर्जर हो रहा है. एक साथ मतलब ए फर्म इज मर्जिंग विद बी, सी फर्म इज मर्जिंग विद डी. तो ऐसे मर्जर वेव्स क्यों आती हैं इकोनॉमी के अंदर. एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. How does government decide regarding mergers and acquisition, permissible limit, all those things we'll be discussing. And we'll finish these 2 topics within 15-20 minutes. And in the remaining 40 minutes, we will be discussing through the PPT, because ultimately you need to write these things. So एक बार PPT भी refer कर लेंगे, wherein we'll read everything about predatory pricing, non-predatory pricing, public policy towards predation, and entire mergers and acquisitions. So this is the plan for tomorrow. So I'll just take attendance. I hope everything. Do we also have to study other types of mergers? No, Yuvraj, there is nothing more. In the last unit, we just have 3 chapters which discusses about this vertical interactions. Second, we have
product differentiation, and third we will discuss about advertising, the role of advertising in competition, competition increase hota hai ya decrease hota hai. So we just have these three more chapters. जो आज हमारा लेक्चर टाइमली खत्म हुआ है बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम के, सो आई जस्ट टेक इट.